हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज 1 to 8 ऑफ द टैक्स ऑडिट सीरीज। टैक्स ऑडिट सीरीज फॉर्म 3CD में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉज 1 to 8 तक ऑफ फॉर्म 3CD। फॉर्म 3CD का पार्ट बी हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट बी का क्लॉज 1 to 8 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लॉज 1 में नेम ऑफ द एससी in case of audit of a branch, proprietary concern, the name of the branch and proprietary firm respectively should be stated along with the name of the assessee and proprietor. So अगर ब्रांच का ऑडिट हो रहा है तो ब्रांच या प्रोपाइटरशिप कंसर्न का टैक्स ऑडिट हो रहा है तो उस ब्रांच का नाम या प्रोपाइटरशिप फर्म है तो उस फर्म का नाम along with the name of the assessee या proprietor या assessee का नाम. Ensure that the name as given under match with the income tax record, especially PAN card, with wherever feasible. If there is any change in the name of the assessee between the last day of the previous year and the date of tax audit report, then the name as on the year end date should be stated in the tax audit report. In case of change in the name of the company, for example, conversion into public limited company or vice versa, name as on the year end date should be stated. The fact of the name change in either cases should be clarified in observation in form 3CA और 3C. So कहने का मतलब यही है कि नेम ऑफ द एससी में यहाँ पे अगर ब्रांच है तो ब्रांच का नाम जाएगा, प्रोपाइटरी शिप कंसर्न है तो प्रोपाइटरी शिप फर्म का नाम जाएगा along with the प्रोपाइटर का नाम और एससी का नाम. If there is a change, अगर मिसमैच हो रहा है विद द इनकम टैक्स रिकॉर्ड, अगर पैन नंबर में कुछ अदर नेम मेंशन्ड है और जो आप डाल रहे हो टैक्स ऑडिट में अगर नहीं मैच कर रहा तो जो इंश्योर कर लीजिए कि पैन नंबर में जो नाम हो वही आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डालें, एग्जैक्टली वही. देयर इज नो मिसमैच विद द इनकम टैक्स रिकॉर्ड और आप जो मेंशन कर रहे हो इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. अगर कुछ चेंज है इन द नेम ऑफ द एससी बिटवीन द लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर, जब आप टैक्स ऑडिट करा रहे हो या ईयर एंड में कुछ चेंज हुआ है टैक्स ऑडिट करवाने के पहले, तो आप उसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डाल दीजिए, स्टेट कर दीजिए कि द नेम एज ऑन द ईयर एंड शुड बी स्टेटेड इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. आप मेंशन कीजिए उस इफ देयर इज अ चेंज इन द, तो वो चेंज वाला ही नाम जाएगा. एंड इन केस ऑफ चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, कन्वर्जन इनटू पब्लिक लिमिटेड और वाइस वर्सा, नेम एज ऑन द ईयर एंड जो भी नाम, if the fact of the name change in either case should be clarified in the observation in form 3C और 3C. इसलिए ये रीजन देना पड़ेगा कि आपने नेम चेंज करवाया है, कन्वर्ट किया इनटू एलएलपी या कन्वर्ट किया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में, तो जो भी नेम चेंज हुआ है उसका फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन द ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म 3C एंड फॉर्म 3CB. वही बोला है कि नेम ऑफ द एससी देंगे आप, यहाँ पे नेम फर्स्ट नेम या फर्म का नाम दीजिए और यहाँ फर्म के प्रोपाइटर का नाम दीजिए. यहाँ प्रोपाइटरशिप फर्म है तो फर्म का नाम दीजिए, ब्रांच है तो ब्रांच का नाम दीजिए और उस प्रोपाइटर या एसएससी का नाम दीजिए. नेम ऑफ द एड्रेस के बारे में बोल रहा है कि क्लॉज 2 में, क्लॉज 2 ऑफ फॉर्म 3CD क्या बोल रहा है कि मेंशन द एड्रेस विच शुड बी सेम एज वन कम्युनिकेटेड बाय द एससी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. सो आपको एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो एड्रेस दिया हुआ है कम्युनिकेशन के लिए बाय द एसएससी, वही आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेस डालना पड़ेगा. इन केस ऑफ अ ब्रांच द एड्रेस ऑफ द ब्रांच शुड बी स्टेटेड. अगर ब्रांच का ऑडिट हो रहा है तो ब्रांच का भी एड्रेस डालना पड़ेगा. In case of a company, the address of the registered office should also be stated with the principal place of the business. रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, कहाँ जहाँ पे एग्जैक्टली बिजनेस हो रहा है, और रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, दोनों का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा इन केस ऑफ कंपनी. इन केस ऑफ न्यू एसएससी द एड्रेस शुड बी दैट ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. अगर नया एसएससी है
तो वो कहाँ से बिजनेस कर रहा है उसका एड्रेस देना पड़ेगा. इन केस ऑफ चेंज इन एड्रेस आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और बिफोर द डेट ऑफ टैक्स ऑडिट, द फैक्ट मे बी ब्रॉट ऑन ऑब्जर्वेशन इन फॉर्म 3C और 3C. एड्रेस चेंज हो रहा है फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद, बट टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के पहले, तो उसका फैक्ट शुड बी स्टेटेड बाय द ऑडिटर ऑन ऑब्जर्वेशन. अपना ऑडिट रिपोर्ट में वो फॉर्म 3CA जब इशू करेगा या 3C भी अपना ऑब्जर्वेशन डाल देगा कि ये एड्रेस चेंज हुआ है आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. द एड्रेस शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम द अवेलेबल इनकम टैक्स रिकॉर्ड और प्रोफाइल अवेलेबल ऑफ इनकम टैक्स पोर्टल. तो आप वेरीफाई कर सकते हो जो भी एड्रेस है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का जो डालोगे इनकम टैक्स पोर्टल में, जो एड्रेस दिया हुआ है पैन नंबर इंसर्ट करके आप प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हो इनकम टैक्स पोर्टल से वो एड्रेस, और वही एड्रेस द फैक्ट ऑफ द चेंज और वेरिएशन शुड बी क्लेरिफाइड. अगर कुछ चेंज आपको मिसमैच लगता है एड्रेस में जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देंगे आप, या आपका कंपनी में जो कंपनी रजिस्टर्ड आरओसी में या इनकम टैक्स में जो भी है वो अगर डिफरेंट है एड्रेस, तो आप इनकम टैक्स का एड्रेस ही डालिएगा. और फैक्ट भी अगर चेंज और वेरिएशन आपको लगता है कुछ कि कंपनी एक्ट में कुछ और एड्रेस है और उसका आप क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट से लेके आपको ऑब्जर्वेशन में देना पड़ेगा इन फॉर्म 3C और फॉर्म 3C. क्लॉज 2 में देखिए एड्रेस ऑफ द एससी, एड्रेस डालना पड़ेगा. ये पैन नंबर क्लॉज 3 बोला परमानेंट अकाउंट नंबर, कोटिंग ऑफ पैन नंबर इज मैंडेटरी, हेंस ऑब्टेन द कॉपी ऑफ पैन कार्ड. पैन कार्ड का कॉपी ले लीजिए, वो मैंडेटरी रहता है पैन नंबर देना. इन केस एससी इज हैविंग 2 पैन, अगर एससी के पास 2 पैन नंबर है एंड वन ऑफ देम इज नॉट सरेंडर, देन मेंशन द पैन ऑन विच इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड एंड ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड. तो वही पैन डालिएगा जिसमें कि आप जो रिटर्न जिस पैन नंबर से आप रिटर्न फाइल करते हो, जिसका ऑडिट हो रहा है जिस पैन नंबर से, तो वही आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डालना है. और द अदर पैन डिटेल शुड बी मेंशन, और जो दूसरा पैन नंबर है जो सरेंडर नहीं हुआ उसको आपको ऑब्जर्वेशन रिमार्क में डालना है इन फॉर्म 3C और 3CB में कि ये पैन नंबर है विच इज नॉट सरेंडर्ड. अपार्ट फ्रॉम पैन, आधार कार्ड नंबर भी आप फॉर इंडिविजुअल ओनली, क्योंकि आधार कार्ड इज ओनली फॉर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए या एचयूएफ के लिए. तो अपार्ट फ्रॉम पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर फॉर इंडिविजुअल ओनली शुड बी मेंशन इन दिस कॉलम. सो आधार नंबर इज ऑप्शनल ओनली फॉर द इंडिविजुअल. क्लॉज 3 में बोल दिया है पैन नंबर एंड आधार नंबर ऑफ द registration number under applicable indirect tax laws. So these clause has been amended by CBDT notification dated on 20 July 2018 to include GST. GST goods and service tax. The auditor is required to mention the registration number or any other identification number or GSTN number if any allotted in case the SC is liable to pay indirect taxes. तो SC के ऊपर अगर GST का लायबिलिटी है, कस्टम का लायबिलिटी है, तो उसने GST नंबर लिया होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको मेंशन करना पड़ेगा इन क्लॉज 4. इफ द SC हैज सेवरल ब्रांचेस, और SC का अगर सेवरल ब्रांचेस और सेवरल रजिस्ट्रेशन नंबर है GST का, देन सारा नंबर उसको सभी ब्रांचेस का नंबर उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. इफ द SC हैज सेवरल ब्रांचेस and liable for registration, then such registration number for all the branches has to be mentioned. The auditor should obtain from the SC the list of indirect taxes available to him and also cross check from the Caro report of the SC. SC का जो भी कारो रिपोर्ट में जो मेंशन है, लास्ट ईयर का कारो रिपोर्ट आप ले लीजिए या ऑडिटर ने जो साइन किया ऑडिट रिपोर्ट वो ले लीजिए, और उसके बाद उसमें कितना इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके ऊपर एप्लीकेबल वो चेक कर लीजिए इन केस ऑफ कंपनीज, और उस हिसाब से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस का लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल टू हिम ऑल्सो क्रॉस चेक, आप क्रॉस चेक कारो रिपोर्ट से भी कर सकते हैं इन केस ऑफ कंपनीज. द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर द रेलिवेंट. आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ले सकते, duplicate copy for your working paper if the registration has not been obtained or the SC is in the process of obtaining the registration. अगर SC टैक्स ऑडिट करा रहा है पर वो अप्लाई कर रखा है GSTN नंबर का, तो वो GSTN नंबर या कोई भी अदर रजिस्ट्रेशन
डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, तो अगर वो प्रोसेस में है तो ऑडिटर को फैक्ट मेंशन करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन हैज नॉट येट ऑब्टेन्ड बट इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, सो द फैक्ट शुड बी स्टेटेड और ऑडिटर को प्राइमा फेसी इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी इनडायरेक्ट टैक्स लॉज आर एप्लीकेबल ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उस पर कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल है, या प्रोफेशनल है तो उस पर कौन सा इनडायरेक्ट एप्लीकेबल है, जो कि उसने रजिस्टर नहीं करवा रखा तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिटर को। रिपोर्ट द सेम एप्रोप्रिएटली, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एससी रिगार्डिंग हिज रजिस्ट्रेशन इन एनी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। तो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर भी रिगार्डिंग हिज रजिस्ट्रेशन, किसमें उसने रजिस्टर करा रखा अंडर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। वेदर द एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, service tax, sales tax, GST, custom duty, etc. If yes, please furnish the registration number or GSTN number or any identification allotted for the same. एप्लीकेबल है कोई भी नंबर तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर आप यस करोगे तो आपको डिटेल्स यहाँ पे ऐड डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि अगर वो कस्टम एक्साइज ड्यूटी में रजिस्टर्ड है तो इसको क्लिक कीजिए तो उसका नंबर डालना पड़ेगा। अगर एससी कस्टम ड्यूटी में रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी का नंबर, सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है तो सर्विस टैक्स का नंबर, वैट में रजिस्टर्ड है तो वैट का नंबर, और एनी अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज में रजिस्टर्ड है तो उसका नंबर। जीएसटीएन में रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे किस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है उस स्टेट में को भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, और उसको आप ऐड कर दीजिए तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब स्टेटस क्या है एसएससी का? एसएससी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है एज पर द डेफिनेशन ऑफ 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एसएससी जुडिशियल पर्सन है, या एओपी है, या बीओआई है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंक है, कंपनी है, फर्म है, एचयूएफ, इंडिविजुअल, एलपी, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, जो भी है एसएससी जिसका भी ऑडिटर है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टेटस। ये स्टेटस क्लॉज 5 बोलता है स्टेटस, द स्टेटस does not refer to the residential status. It means status of a person who is defined under section 231 of the income tax act. इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ जिसका ऑडिट करे आप, एचयूएफ का, कंपनी का, फर्म का, एलएलपी, एओपी का, बीओआई का, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फर्म फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज आल्सो इंक्लूड्स एलएलपी. Foreign LLP would covered under the category of company or as body corporate. So अगर foreign LLP है तो वो कंपनी के अंडर में आएगी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्लॉज 6 में बोला प्रीवियस ईयर फॉर विच टैक्स ऑडिट इज कैरिड आउट शुड बी स्टेटेड। जिस साल का आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो आपको स्टेट करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा। एज एससी में फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ 12 months ending on 31st March for each year is required to be followed. Even the SC different financial year follow करता होगा, लेकिन इनकम टैक्स के लिए उसको 12 months पीरियड यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर 12 months का एंडिंग ऑन 31st March वही फॉलो करना पड़ेगा। The starting date and ending date of the previous year should be given. स्टार्टिंग डेट किस पीरियड से वो ऑडिट कर रहा है और किस पीरियड तक का ऑडिट कर रहा है, जैसे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। In case business commence during the year, the starting date should be given and the end of the financial year. अगर मिड ऑफ दी 23 में अगर बिजनेस चालू हुआ है और एंड हुआ 31 मार्च तो उस पीरियड ही आपको स्टेट करना पड़ेगा। इन केस द एससी एक्सपायर in case of individual or convert into another status, जैसे कि convert हुआ कंपनी टू एलएलपी, फर्म या एलएलपी into कंपनी during the year, the starting date could be another than the 1st April. अगर कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट होता है तो जो स्टार्टिंग डेट रहता है वो डिफरेंट रहता है फ्रॉम 1st April and end date could be different than 31st March. Take care that these fields are auto filled from form 3C और 3। जिस साल का आप ऑडिट कर रहे हो उस साल का पीरियड देना पड़ेगा, जैसे कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का आपको पीरियड देना पड़ेगा, अब उस साल का ऑडिट कर। तो वही बोला है यहाँ पे, क्लॉज 6 बोला है प्रीवियस ईयर किस पीरियड का आप ऑडिट कर रहे हो, किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। 7 assessment year in relation to previous, for example if the previous year is 23-24, assessment year would be 24-25.
असेसमेंट ईयर उसके नेक्स्ट ईयर होता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर 23-24 है तो असेसमेंट ईयर 24-25। सो इंडिकेट करना पड़ेगा आपको द रेलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। किस क्लॉज में आपका ऑडिट कंडक्ट हुआ है, आपको ऐड डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जैसे रेलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, जैसे कि सेक्शन 44AB क्लॉज ए में दो प्रोविजोज है। प्रोविजो 1 में बोलता है where the aggregate receipts and cash payment of business exceeding the specified limit. So अगर उसका एग्रीगेट कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट एक्सीड करता है स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा, मतलब कैश रिसीप्ट कैश पेमेंट अगर 5% से लेस है, तब आपको थ्रेशोल्ड मिलेगा टैक्स ऑडिट कराने का 10 करोड़, और अगर 5% से ज्यादा एक्सीड करता है तब आपको 10 करोड़ का लिमिट नहीं होगा, आपको 1 करोड़ में ऑडिट करवाना पड़ेगा। 44AB में बोलता है टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स ऑफ बिजनेस एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट्स। वही ये दोनों प्रोविजंस है। क्लॉज 8 applicable clause of section 44AB triggering the tax audit. Relevant clause of section 44AB is to be mentioned under which the audit has been conducted. While furnishing the form online, the relevant clause of section 44AB must be mentioned from the drop-down option mentioned for section 44AB clause A. Provisions where aggregate cash receipts and cash payments of business exceeding the specified. So the provisions to section 44AB clause A provides that if the aggregate cash receipts and cash payments of business does not exceed 5% of the aggregate cash receipts and cash payments, then the limit as given in under section 44AB clause A change from rupees 1 crore to 10 crore. आपका कैश रिसीट्स और पेमेंट एक्सीड करता है 5% से ज्यादा, तो आपके लिए लिमिट है 1 करोड़ का, और नहीं उससे कम है डिजिटल ट्रांजेक्शन 5% या उससे कम है कैश ट्रांजेक्शन रिसीप्ट्स का और पेमेंट का, तो आपके लिए थ्रेशोल्ड है 10 करोड़। आपको ये ड्रॉप डाउन से देखना पड़ेगा आप किस क्लॉज में हो। अब टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स ऑफ बिजनेस एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट्स, ये भी क्लॉज 44AB का सेकेंड पॉइंट है। द लिमिट प्रोवाइडेड इन द क्लॉज इज 1 करोड़ which is converted to 10 crore if the aggregate gas receipts of business does not exceed 5% of the aggregate receipts payment. This clause is also chosen from the above condition if met and report is to be issued in form 3CB. सेक्शन 44AB का क्लॉज बी। क्लॉज बी बोलता है प्रोफेशनल्स के लिए ग्रॉस रिसीट्स और पेमेंट स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो उनके लिए स्पेसिफाइड इफ द ग्रॉस रिसीट्स इन केस ऑफ प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख। सेक्शन 44AB का क्लॉज बी। क्लॉज बी बोलता है प्रोफेशनल्स के लिए ग्रॉस रिसीट्स और पेमेंट स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो उनके लिए स्पेसिफाइड इफ द ग्रॉस रिसीट्स इन केस ऑफ प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख द क्लॉज इज टू बी चीजन। सेक्शन 44ABC का बोला है क्लॉज के लिए प्रॉफिट एंड गेन लोअर देन डीम प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AE। प्रॉफिट एंड गेन लोअर देन डीम प्रॉफिट, अगर 44AE का जो लिमिट स्पेसिफाइड है उससे आप कम प्रॉफिट शो कर रहे हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपने ऑप्ट किया, उससे लोअर प्रॉफिट अगर आप शो कर रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। फॉर एनी पर्सन इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज not more than 10 goods carriage vehicle and declaring less than deemed profit, जो जितना प्रॉफिट मेंशन है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में उससे अगर आप कम डिस्क्लोज कर रहे हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, तो आपको ये सेक्शन चूज करना पड़ेगा। सेक्शन 44ABC का बोला है क्लॉज के लिए प्रॉफिट एंड गेन लोअर देन डीम प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AE। These clause is to be chosen when above condition is met and report is to be profit and gain lower than deemed profit under section 44BB होता है नॉन रेसिडेंट के लिए जो रिसीव करते हैं टेक्निकल फीस और रॉयल्टी, और प्रॉफिट एंड गेन लोअर देन डीम प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44BBB भी नॉन रेसिडेंट के लिए हो। तो अगर आप लोअर प्रॉफिट दिखा रहे हो इस केस में स्पेसिफाइड लिमिट मेंशन इन दिस सेक्शन, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा, और टैक्स ऑडिट कराने के लिए आपको ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना। 44 देखिए प्रॉफिट एंड लोअर देन डीम प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44BB 44BBB क्लॉज सी का ही है। 44 सेक्शन 44AB का क्लॉज सेक्शन 44AB क्लॉज डी क्या बोलता है प्रॉफिट एंड गेन लोअर देन डीम प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44ADA। अगर प्रोफेशनल्स है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया हुआ था उन्होंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर, अब वो शो करते हैं बिलो देन द स्पेसिफाइड लिमिट, जो भी प्रॉफिट 50% का ग्रॉस रिसीट्स का 50% से कम दिखाते हैं वो
तो उनको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। तो फॉर इंडिविजुअल एंड फर्म अदर देन LLP, if the profit under section 44A(DA) claimed to be lower than the presumptive profit and gain and his income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year, तो वो अपना ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे इन फॉर्म 3CB। यहाँ पे आपको क्लॉजेज मिल जाएंगे। सेक्शन 44AB का क्लॉज डी, 44AB क्लॉज ई में कि अगर इंडिविजुअल HUF फर्म other than LLP, if section 44A(4) is applicable and his income exceed the maximum amount which is not chargeable to tax in any previous year, this clause is to be chosen when the above condition is met and report is to be। section 44AB क्लॉज ई में बोलता है अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और लास्ट ईयर उसने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया था और उसने अपना प्रॉफिट 8% या 6% डिस्क्लोज किया था, पर उसका प्रॉफिट इस साल 2% या 3% है, जो कि तो उसको टैक्स ऑडिट कराना है क्योंकि उसने अपना प्रॉफिट लेस टैक्सेशन द नेक्स्ट 5 सब्सिक्वेंट ईयर में ऑप्ट नहीं कर सकता, वही बोला है। तो आपको ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ेगा कंडीशन अगर फुलफिल करता है। 44AB का क्लॉज ई, third provisions to section 44AB audited under any other law. A person may be required to get the audit done under any of the above clause of section 44AB. However, where such person is required to get his account audited under any other law, then the clause is to be chosen. Hence, this clause is to be chosen when report is issued in form 3C. लॉ के अंदर ऑडिट हो रहा है उसमें, GST की लॉ के अंदर में या LLP एक्ट के अंदर में या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर में या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर में, किसी के अंदर भी अगर उसका ऑडिट हो रहा है तो उसको भी उसको बताना पड़ेगा एंड हेंस उस केस में फॉर्म 3CA जाता है। एंड थर्ड प्रोविजन ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, किसी अदर लॉ में अगर ऑडिट हो रहा है उसका और उसके चलते टैक्स ऑडिट हो रहा है तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। क्लॉज 8A क्या बोल रहा है, ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BA, 115 B डबल ए, 115 BAB, 115 BAC, 115 BA. Clause 8A has been modified on 5th March 2024 to include if the SC is exercising that of the option under section 115 BAE, that is new concessional rate for manufacturing cooperative society introduced by Finance Act 2023 with already existing 115 BA, 115 BAA, 115 BAB, 115 BAC, 115 BA। फाइनेंस एक्ट आया है वो मॉडिफाई हुआ है 5 मार्च 2024 को टैक्स ऑडिट में, क्लॉज 8A में ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाई हुआ है और वहां पे नया एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है इन द ड्रॉप डाउन, दैट इज सेक्शन 115 BAE, दैट इज न्यू कंसेशनल रेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। So taxpayer being an individual or HUF can go for new option. So under section 115 BAC, when he opt to pay income tax under the new tax regime, अगर टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उन लोग सिलेक्ट करेंगे सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करेंगे, इंडिविजुअल और HUF। अगर न्यू टैक्स रिजीम में उसका उन्होंने अपना wherein there are lower tax rate but does not allow, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट इवन लोअर है इंडिविजुअल HUF के लिए, पर डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस आर नॉट अवेलेबल। Taxpayer being a resident cooperative society can opt for new option under section 115 BAD. BAD opt कर सकता है कौन, रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्स रेट, उनको उन पे लोअर टैक्स इवन 22% का लोअर टैक्स है पर उनको भी कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन है। Taxpayer being a resident manufacturing cooperative society can go for new option under section 115 BAE, providing a benefit of lower tax rate of 15% but subject to non-availing of a certain deduction and condition and other exemption. Auditor should ensure to obtain a copy, अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में जाता है फ्रॉम विच इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम तो उनको इंश्योर करना पड़ेगा 10 IB, 10 IC, 10 ID, 10 IE, 10 IF, 10 IEA ऑप्ट करना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा कॉम फुलफिल करना फॉर ऑप्टिंग टू अप्लाई सेक्शन दिस रेस्पेक्टिवली एंड रिपोर्ट अकॉर्ड। ये वेदर द SC has opted for taxation under section 115 BA, 115 BAA, 115 BAB,
15 जिस ऑप्शन में आप सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन वाइज विच ऑप्शन एक्सरसाइज को क्लॉज 1 से लेके 8 ऑफ द टैक्स ऑडिट सीरीज ऑफ फॉर्म 3CD I try to describe. Please share, subscribe my channel. Thanking you for watching my video.